हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। हम सभी जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई दो बॉडीज़ हैं और एक बॉडी के ऊपर कोई दूसरी बॉडी रखी है, मान लीजिए एक बॉडी है ए, इस बॉडी के ऊपर कोई दूसरी बॉडी रखी है बी, तो फ्रिक्शन को हम कैसे समझेंगे। हम जानते हैं कि अगर सरफेस स्मूथ है, कोई भी सरफेस कभी परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी भी सरफेस को स्मूथ कह रहे हैं तो हम कभी कभी कहते हैं फ्रिक्शन कम है, और कभी कहते हैं कि दो बॉडीज़ के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो फ्रिक्शन क्या चीज़ है। फ्रिक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर जो रफनेस है या इरेगुलरिटीज़ हैं वो आपस में इंटरलॉक हो गई हैं, तो जब हम किसी बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स लगाते हैं तो वो इंटरलॉकिंग की वजह से उस फोर्स का विरोध करती हैं। यानी हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि हमारे मेन फोर्स का विरोध करता है, अपोज करता है। पी पी हमारा है एक्सटर्नल फोर्स। इस एक्सटर्नल फोर्स का हमारा अपोज करती हैं। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट करता है जब किसी बॉडी को हम मूव कराने की कोशिश करते हैं। मान लिया अगर हम कोई बॉडी ए के ऊपर कोई दूसरी बॉडी बी रखी है और कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा। अगर कोई बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर या तो मूव कर रही है या टेंड्स टू मूव है, मूव करने का प्रयास कर रही है, तभी फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में आएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स को कभी कभी हम सिंपली फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है या फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स विच अपोजेस द एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल पी विच अप्लाइड ऑन अ बॉडी बी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है जो कि किसी सरफेस के ऊपर रखी है। ये बॉडी ए है, इसका वेट है W। इसके वेट के ऊपर एक RN रिएक्शन फोर्स लगेगा। मान लीजिए हम किसी बॉडी के ऊपर ए के ऊपर P एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो इस दोनों सरफेस ए और सरफेस, हम इसको B नाम दे रहे हैं, ए और B के रफनेस की वजह से, उसकी इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग की वजह से फोर्स P का अपोजिशन होगा इन दिस डायरेक्शन, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर और बॉडी मूव नहीं कर रही है, तब हम कहेंगे कि जो P है वो F के द्वारा कंप्लीटली बैलेंस कर दी जा रही है। मीन्स द फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल F कंप्लीटली बैलेंस द एक्सटर्नल फोर्स, तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रही है। हमने फोर्स लगाया, बहुत कम फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया मान लीजिए, और बॉडी मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब कि जो अपोजिशन का फोर्स लग रहा है कैपिटल F, वो एग्जैक्टली P के बराबर है। तो हम कहेंगे कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, 5 न्यूटन है। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने फोर्स को बढ़ा दिया, हमने 6 न्यूटन कर दिया, तो भी हमारी बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, तो अब इस समय फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। इस समय हमारा फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन नहीं रहेगा, 6 न्यूटन रहेगा। कुछ लोग फार्मूला याद कर लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर होगा μRN। ये फार्मूला सही है, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स इससे कम हो सकता है। मान लीजिए इस न्यूमेरिकल में μRN हम कैलकुलेट कर रहे हैं, म्यू की वैल्यू दी होगी और RN का मतलब है W। RN किसके बराबर होगा, अगर हम बैलेंस करेंगे तो RN W के बराबर होगा। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए सरफेस की प्रॉपर्टी होती है ये, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है और W दे रखा है 10 न्यूटन। ठीक है, तो 10 में आप 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 हो गया। ठीक है, और अगर हम बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अगर यही न्यूमेरिकल मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो F कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। अगर 0.25 है हमारा म्यू और RN है 10 न्यूटन, तो F कितना आ रहा है, 2.5 न्यूटन।
अब इस न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इस बॉडी ए के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स 2.5 न्यूटन नहीं होगा, 1 न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो म्यू आर एन से कम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट कंप्लीटली पी को बैलेंस करेगा। तो हम बोलेंगे कि एफ कितना है, 1 न्यूटन है। मान लीजिए हमने पी को बढ़ा करके 1.5 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, 1.5 न्यूटन हो जाएगा। अगर हमने पी को बढ़ा करके 2 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके बियॉन्ड वो चेंज नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने बॉडी के ऊपर 2.5 न्यूटन का फोर्स पी जो है 2.5 न्यूटन लगा दिया, तो एफ कितना होगा, 2.5 न्यूटन। लेकिन अगर मैं अब पी बढ़ा करके 2.6 न्यूटन कर दूं तो एफ 2.6 न्यूटन नहीं होगा। यानी एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2.5 न्यूटन। यानी बॉडी अगर हमारी मूव करने लग रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स को कम्प्लीटली बैलेंस कर दिया फ्रिक्शनल फोर्स ने, तब हम कहेंगे कि ये अपनी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर वर्क कर रहा है हमारा बॉडी। तो F कितना हो जाएगा, 2.5। अगर अब P को हम 4 न्यूटन कर दे रहे हैं तो भी F कितना होगा, 2.5। P को बढ़ा करके हम 10 न्यूटन कर देंगे तो भी F कितना होगा, 2.5 न्यूटन। इसका मतलब कि F की जो लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 2.5 न्यूटन। और वो मिली कैसे हमको, म्यू आर एन से मिली है। लेकिन जब P 2.5 न्यूटन से कम था तो F भी चेंज हो रहा था, तब हम कहेंगे अगर P 1 न्यूटन है तो हम क्या कहते हैं कि F 1 न्यूटन है। अगर P 1.5 न्यूटन है तो F 1.5 न्यूटन है। क्यों? क्योंकि वो F कम्प्लीटली P को बैलेंस कर दे रहा है। क्योंकि 1 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 2 न्यूटन का फोर्स बॉडी को मूव कराने के लिए सफिशिएंट नहीं है। बॉडी को अगर आपको मूव कराना है तो आपको P 2.5 न्यूटन से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर 2.5 न्यूटन तक आपने फोर्स लगाया है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब तक बॉडी मूव करना स्टार्ट नहीं करती है। अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो म्यू आर एन के इक्वल होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू आर एन हो सकती है। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये आज के लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। आगे के लेक्चर में हम लोग एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।